औरत कौन है और मर्द कौन? इस सवाल का जवाब कभी इंसान ने नहीं बल्कि हमेशा समाज ने तय किया है। और यही सवाल हमें एक ऐसी कहानी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है जो न तो कोई खोखले आदर्श बघारती है और न ही कोई आसान जवाब देती है। यह बस उस कड़वी सच्चाई का आईना है जिससे हम अक्सर नजरें चुराते रहे हैं। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधा कहानी के उस पन्ने पर चलते हैं। राजस्थान का एक गुमनाम और धूल भरा कस्बा। एक सीलन भरी संकरी कोठरी में सुबह की धूप एक छोटे से झरोखे से छनकर किसी तरह भीतर रेंग रही थी। धूल के कणों से भरी उसी मध्यम रोशनी के घेरे में बैठी थी सांवरी। घुटनों में सिर दिए, उलझे हुए बिखरे बाल और उसकी उन आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो सदियों की थकान और किसी गहरे बोझ को बयां कर रहा था। तभी जंग लगे दरवाजे ने चरमराते हुए उस कमरे का सन्नाटा चीर दिया। भीतर दाखिल हुआ हरिंदर, पेशे से एक दलाल और फितरत से गिद्ध। उसके चेहरे पर एक ऐसी सर्द और घिनौनी मुस्कान थी जो किसी की भी रूह कपा दे। उसके एक हाथ में कुछ नए कपड़ों का गट्ठर था। उसने वह गट्ठर सांवरी की ओर उछाल दिया और बर्फ सी ठंडी आवाज में फुफकारा की, तेरा सौदा मेरा मतलब है, रिश्ता तय हो गया है, चल जल्दी तैयार हो जा। यह सुनते ही सांवरी के सब्र का बांध टूट गया और उसकी सूनी आंखों से आंसू छलक पड़े। पर हरिंदर के लिए इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। उसकी झुंझलाहट बढ़ी। वह 2 कदम आगे आया और बेरहमी से अपने भारी जूतों वाली लात सांवरी के पेट पर दे मारी। सांवरी दर्द से दोहरी हो गई। हरिंदर ने दहाड़ते हुए कहा कि ज्यादा नौटंकी मत कर, समय नहीं है मेरे पास, चुपचाप कपड़े पहन और जल्दी से तैयार हो जा। पेट को पकड़े दर्द और बेबसी के समंदर में डूबती उतरती सांवरी ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। न चाहते हुए भी अपनी मजबूरी के घूंट पीते हुए उसे हरिंदर की उन्हीं खौफनाक और गंदी नजरों के सामने अपने कपड़े बदलने पड़े। जब वह पूरी तरह सज धज कर खड़ी हुई तो हरिंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसके होंठों पर एक तिरस्कार भरी चुभती हुई हंसी तैर गई। सांवरी की रूह तक सिहर उठी। वह इस शादी से इसलिए नहीं भाग रही थी कि उसे कोई और पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनी सच्चाई जानती थी। एक ऐसी सच्चाई जो उसके वजूद का हिस्सा थी। उसे हर पल बस यही खौफ सताता था कि जिस दिन उस अनजान शख्स के सामने उसका यह सच बेपर्दा होगा, क्या वह उसे इंसान समझेगा या फिर दुत्कार कर फेंक देगा। कुछ ही देर बाद उस मनहूस कोठरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। भीतर 2 साये दाखिल हुए, भैरव और उसका भतीजा भंवर। भैरव अपने भतीजे के लिए लुगाई का सौदा करने आया था। कमरे की हवा में एक अजीब सी घुटन और इंतजार का सन्नाटा पसर गया। तभी भारी और सहमे हुए कदमों की आहट उभरी। दरवाजा खुला और सांवरी बाहर आई। नजरें जमीन में गड़ी हुई जैसे वो खुद को उसी जमीन में दफन कर लेना चाहती हो। उसका हर कदम मनोभारी था। उसकी उस पथराई हुई खामोशी ने कमरे के बोझिल सन्नाटे को और गहरा कर दिया। लेकिन हरिंदर की आंखों में न कोई शर्म थी न इंसानियत। उसने किसी मवेशी बाजार के दलाल की तरह बेधड़क सांवरी के जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी। उसने एक व्यापारी की बेशर्मी के साथ कहा कि कमर देख लो, चाल ढाल देख लो, माल एकदम खरा है। यह नंगी सौदेबाजी देखकर भंवर थोड़ा झेंप गया। अपनी नजरें चुराते हुए उसने बात घुमाने की कोशिश की और कहा कि पहले इसके कागज दिखाओ, पहचान पत्र और आधार कार्ड सब साफ सुथरा होना चाहिए। पहले क्यों नहीं बतायो? खामखा टाइम खराब कर दियो। बिलासपुर वाले दिखा दूं, पूरा कागज मिलेला न कोर्ट मैरिज भी भेजाला। कई करे भंवर, अरे ब्याह छोरी सु करनो है के कागज पत्र सु लुगाई पगड़ी जुती हुए है। भंवर की बोलती बंद हो गई। कमरे में एक बार फिर वही चुभने वाला सन्नाटा छा गया। हरिंदर ने मौके की नजाकत भांपी और ग्राहक पर दबाव बनाने के लिए कहने लगा कि अगर तुम्हें नहीं लेनी तो और भी लोग कतार में हैं। शिकार हाथ से फिसलता देख भैरव को जल्दबाजी हो गई। उसने झट से भंवर को झिड़का और फिर हरिंदर की तरफ पलटकर बोला कि 500 रुपये में बात पक्की। भंवर पल भर को झिझका। उसके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी। लेकिन समाज में मर्द कहलाने की होड़ ने इंसानियत को दबा दिया। उसने जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाले और हरिंदर के लालची हाथों में थमा दिए। फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया कि एक पंडित का इंतजाम कर दो, ब्याह करके ही ले जाऊंगा इसे। इस तरह एक औरत का सौदा एक शादी के लिबास में हो गया। न कोई मंडप, न शहनाई, न मंगल गीत, न कोई खुशी। बस हरिंदर की उसी कोठरी में 4 लोगों के बीच रस्मों का एक खोखला नाटक खेला गया। रस्म अदायगी पूरी होते ही सांवरी, भंवर और भैरव बस में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। बस के उस सफर में और नीचे उतरते समय भंवर के चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर तैर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो, एक पत्नी, एक पहचान और समाज में एक मर्द होने का रुतबा पा लिया हो। लेकिन सांवरी अब भी एक जिंदा लाश की तरह चुप थी। चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और आंखों की चमक मर चुकी थी। उसके भीतर बस एक अंतहीन सन्नाटा था और पल पल बढ़ता हुआ वो खौफ जो उसकी रगों में खून की जगह दौड़ रहा था। धूप तेज थी। भंवर खुद पसीने से तरबतर था, फिर भी उसने पल भर के लिए नरमी दिखाते हुए अपना रुमाल सांवरी की तरफ बढ़ाया। यह देखते ही भैरव की सड़ी हुई सोच फनकार कर बाहर आ गई। उसने जहरीला ताना मारा कि वाह रे, अभी से ही लुगाई की चाकरी शुरू कर दी। याद रख, लुगाई पैर की जूती होती है, उसे वहीं संभाल कर रखना चाहिए। इतने में गांव का एक परिचित आदमी उधर से गुजरा और हाथ जोड़कर बोला कि बधाई हो ताऊ, अब तो बुढ़ापे में तुम्हारी भी खूब सेवा होगी। भैरव ने एक फूहड़ ठहाका लगाया और बोला कि अरे हमें इसकी सेवा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दे और आंगन में खेलने के लिए एक पोता दे दे। भैरव की उन लालची आंखों में बहू कोई इंसान नहीं बल्कि महज अपना वंश आगे बढ़ाने की एक मशीन थी। धूल उड़ाती हुई उनकी ऊंट गाड़ी आखिरकार घर के दरवाजे पर आकर रुकी और वो तीनों एक नए अध्याय या शायद सांवरी के लिए एक नए पिंजरे में धीरे धीरे दाखिल हुए। रात गहरा चुकी थी। बाहर दालान में तथाकथित शादी का जश्न अपने सबसे फूहड़ और वीभत्स रूप में मनाया जा रहा था। गांव के मर्द जमीन पर पसरे नशे में धुत होकर अश्लील ठहाके लगा रहे थे और गंदी बातें उछाल रहे थे। भैरव ने गुरूर में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अपना सीना चौड़ा किया और बोला कि हमारे खानदान की रीत आज भी जिंदा है। इस चौखट के भीतर डोली आती तो है, लेकिन यहाँ से
से कभी कोई डोली उठकर जाती नहीं है। उसके इस जहरीले और क्रूर पुरुषवादी बयान पर मर्दों की महफिल वाह वाह कर उठी, मानो उसने कोई लाख रुपए की बात कह दी हो। इस बात का खौफनाक मतलब एकदम साफ था कि इस घर में सिर्फ बेटों को जीने का हक है। अगर बेटी पैदा हुई तो उसे पैदा होते ही मौत की नींद सुला दिया जाएगा। दूसरी तरफ आंगन के एक अंधेरे कोने में बैठी गांव की औरतें सांवरी को ऊपर से नीचे तक किसी अजूबे की तरह घूर रही थीं। वे दबी हुई चुपती हंसी के साथ फुसफुसा रही थीं कि ताऊ और भतीजे ने क्या सस्ता सौदा मारा है, कौड़ियों के दाम में बहुत कुछ पा लिया। सांवरी सब सुन रही थी। हर ताना, हर तिरस्कार भरा शब्द उसके सीने में किसी झंग लगी कील की तरह उतर रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी किसी पत्थर की तरह सिले हुए थे। कुछ देर बाद रात के सन्नाटे को चीरता हुआ भंवर उस सीलन भरी कोठरी में दाखिल हुआ। उसने आते ही बेसब्री से सांवरी का घूंघट उलट दिया और उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन सांवरी किसी खौफजदा जानवर की तरह सिहर कर पीछे हट गई। कांपते होठों और भर्राई हुई आवाज में उसने पूछा कि तुम मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछोगे नहीं? मगर भंवर तो अपनी ही चाहत और हवस में अंधा हो चुका था। उसे कुछ नहीं सुनना था, न ही कुछ जानना था। अगले ही पल उसने लालटेन की लौ बुझा दी। भगवान, तो औरत कौन है? कुछ समय बाद उसी अंधेरी कोठरी का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां न रोशनी थी, न कोई सुहागरात और न ही कोई चीख पुकार। बस एक दमघोंटू खौफनाक सन्नाटा पसरा था। भंवर और भैरव, जिसे भंवर ने सच जानने के बाद अंदर बुला लिया था, दोनों सिर झुकाए पत्थर की मूर्तों की तरह सुनने बैठे थे। अचानक भैरव का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वह अपनी जगह से उछला और किसी जंगली जानवर की तरह सीधे सांवरी पर टूट पड़ा। वह उसे बेरहमी से पीटने लगा। सांवरी दर्द से चीखती और कराहती रही, लेकिन भैरव के हाथ नहीं रुके। तभी जो भंवर अब तक सुनने बैठा था अचानक बीच में कूदा। उसने भैरव को धक्का देते हुए पूरी ताकत से चीखा कि छोड़ो इसे, मत मारो। दर्द से कराहती आंसुओं में लथपथ सांवरी रेंगते हुए भंवर के पैरों में गिर पड़ी और सिसकते हुए बोली कि मुझे माफ कर दो, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं मना करती तो वो दरिंदा हरिंदर मुझे जान से मार डालता। कमरे में फिर से एक गहरी चुभने वाली खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ सांवरी की सिसकियां चीर रही थीं। भंवर की आंखों में छल्ले जाने के आंसू थे। उसने अपना माथा पीटते हुए भारी और हताश आवाज में कहा कि जमीन भी बिक गई और औरत भी नहीं मिली। यह सुनकर भैरव गुस्से से फुंफकार उठा। वह तमतमाता हुआ खड़ा हुआ और बोला कि मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चल अभी चलते हैं हरिंदर के पास। लेकिन सांवरी ने अपने कांपते हाथों से उन्हें रोकते हुए कहा कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, अगर जाना ही है तो पुलिस के पास जाओ, शायद हमें वहां कोई मदद मिल जाए। अगली सुबह का सूरज एक अजीब सी खामोशी और बोझ लेकर उगा। भैरव और भंवर साइकिल पर सवार होकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। दोनों के चेहरों पर ठगे जाने की झुंझलाहट साफ झलक रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही साइकिल के पहिए अचानक थम गए। भैरव ने ब्रेक लगा दी थी। उसने एक गहरी सर्द सांस ली और अपने भीतर चल रही उधेड़-बुन को शब्दों में उतारा कि अगर बात पुलिस तक पहुंची तो गांव भर में ढिंढोरा पिट जाएगा। हमारी जो बदनामी होगी उसका अंदाजा है तुझे? यह सुनकर भंवर की आंखों में बेबसी के आंसू तिराए। उसका दर्द छलक पड़ा और उसने पूछा कि मेरे 500 रुपयों का क्या? भैरव ने दुनियादारी का कड़वा सच उसके मुंह पर दे मारा और कहा कि वो पैसे अब भूल जा। वो दरिंदा हरिंदर अब वो पैसे वापस नहीं करने वाला। पैसे तो गए ही, उलटा पुलिस के पचड़े में पड़े तो रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। भंवर का गुस्सा अब हताशा में बदल रहा था। वह झुंझलाकर चिल्लाया और बोला कि अब क्या करें ताऊ, ऐसे ही छोड़ दें सब? भैरव ने ठंडे दिमाग से फैसला सुनाया और कहा कि चुपचाप घर चल। दोनों भारी कदमों से वापस लौटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने घर के आंगन में कदम रखा उनके पैर वहीं ठिठक गए। नजारा बिल्कुल बदल चुका था। कल तक जो आंगन बिखरा पड़ा था वो एकदम साफ सुथरा और लीपा हुआ था। चूल्हे में आग जल रही थी और उसी के पास सांवरी बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और वह चुपचाप खाना बना रही थी। भैरव बिना एक शब्द कहे धीरे से गया और अपनी चारपाई पर बैठ गया। सांवरी ने सलीके से एक थाली में गर्म खाना परोसा और लाकर भैरव के सामने रख दिया। भैरव की नजरें कुछ पल के लिए सांवरी पर ही टिकी रहीं। वह उसे तौलता रहा, परखता रहा, फिर उसने चुपचाप पास रखा लोटा उठाया, हाथ धोए और रोटी का निर्वाला तोड़कर खाने लगा। खाते हुए उसने भंवर की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाकर एक मौन सहमति का इशारा कर दिया। भंवर भी पास आकर खड़ा हो गया था। तू की खायो? सांवरी ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही धीरे से सिर हिलाकर ना कह दिया। भंवर के स्वर में कल रात वाला गुस्सा नहीं बल्कि एक थकी हुई नरमी थी। सांवरी अपनी थाली उठाकर किनारे बैठने ही लगी थी कि तभी भैरव की वही सड़ी गली पुरुषवादी सोच बाहर आ गई। रोटी चबाते हुए उसने तंज कसा कि औरत के जात के दो ही काम होते हैं, एक मर्द की जरूरत पूरी करना और दूसरा चूल्हा चौका संभालना। अब पहला काम तो ये कर नहीं सकती तो दूसरे से ही काम चला लेंगे। कम से कम मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ेगी। उन 500 रुपयों की कुछ तो कीमत वसूल होगी। भंवर चुप था। उसने अपना सिर झुका लिया था। ठगे जाने का जो गुस्सा कल रात ज्वालामुखी बन रहा था वह अब इस अजीबोगरीब समझौते के आगे पूरी तरह शांत हो चुका था। उस रात सन्नाटा गहराने पर भंवर सांवरी की कोठरी में आया। कल रात की हैवानियत की जगह अब एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। उसने धीरे से पूछा कि घर का सारा काम काज आता है तुझे? सांवरी ने एक गहरी सांस ली जिसमें उसकी पूरी जिंदगी की कैद का दर्द छिपा था। वह शांत स्वर में बोली कि हाँ आता है। माँ ने कभी इस डर से बाहर जाने ही नहीं दिया कि दुनिया क्या कहेगी, तो बस घर की चार दीवारी में रहकर यही सब सीख लिया। दिन पंख लगाकर उड़ते रहे। एक सुबह सांवरी कुएं पर पानी भरने गई। पनघट पर गांव की एक औरत ने उसे टोका और मुस्कुराते हुए बोली कि अरे दुल्हन, मुंह दिखाई के बाद तो तू जैसे गायब ही हो गई, आज नजर आई है। यह सुनते ही सांवरी के भीतर खौफ की लहर दौड़ गई। उसे हर पल अपनी असलियत सामने आने का डर सताता था। बिना कोई जवाब दिए वह हड़बड़ाहट में अपना घड़ा उठाकर उल्टे पांव वहां से निकल गई। उसी रात दिन भर का काम खत्म करके सांवरी चुपचाप अपनी कोठरी में लौटा। सांवरी सिर झुकाए अपने बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। तभी भंवर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला कि पैर दबा दे जरा, बहुत थक गया हूँ। सांवरी ठिठक गई। उसने झिझकते हुए कहा कि मुझे लगा था शायद आपको मेरा छूना पसंद नहीं आएगा। भंवर के चेहरे पर एक हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई। उसने कहा कि पिछले 5 महीने से तेरे ही हाथ की बनी रोटियां खा रहा हूँ, तेरा छूना कैसे बुरा लग सकता है? इसी तरह खामोशी और घबराहट के बीच कहानी के
पन्ने पलटते रहे। कब 5 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। बर्फ पिघलने लगी थी और धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात सांवरी ने अपने दिल का वो बांध तोड़ दिया जिसे उसने सालों से संभाल रखा था। उसने पहली बार भंवर के सामने अपना अतीत खोला कि कैसे बचपन से ही लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, कैसे अपनों ने ही उसे पराया कर दिया और कैसे अब वह खुद दुनिया से नजरें चुराकर जीने को मजबूर है। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भंवर ने बड़े प्यार से अपने खुरदुरे हाथों से उसके आंसू पोंछे और एक उम्मीद भरी आवाज में पूछा कि मेले में चलेगी मेरे साथ। सांवरी की आंखों में चमक तो आई पर झिझक भारी थी। अगली सुबह भैरव आंगन में अपनी चारपाई पर बैठा था। सामने रसोई में सांवरी खामोशी से अपना काम कर रही थी। उधर भंवर मेले में बेचने के लिए दरियों का भारी गट्ठर बांधने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गठरी उठाने की कोशिश की वह जमीन पर गिर पड़ा और हाथ पकड़कर दर्द से कराहने का नाटक करते हुए बोला कि लगता है हाथ टूट गया। इतनी भारी गठरी लेकर अब मैं अकेला मेले में कैसे जाऊंगा। भैरव ने कुछ पल सोचा और रूखी आवाज में हुक्म दिया कि सांवरी को साथ ले जा, हाथ बटा देगी। भंवर थोड़ा सकपकाया लेकिन चोरी पकड़े जाने से बच गई थी। उसने धीरे से सांवरी की ओर देखा। सांवरी ने चेहरे पर आई एक हल्की सी मुस्कान को दबाते हुए अपना सिर झुका लिया। मेले में झूले और भारी भीड़ के बीच भंवर और सांवरी ने एक कोने में अपनी दरियों की दुकान सजाई। भीड़ के बीच उनकी वो छोटी छोटी बातें, वो दबी हुई मुस्कुराहटें उनके बीच एक अनकहे अपनेपन के बीच बो रही थी। तभी वहां एक मॉडर्न विदेशी टूरिस्ट लड़की आई। भंवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही सांवरी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में उस लड़की से बात की और उसे एक दरी बेच भी दी। भंवर तो बस खुली आंखों से यह अजूबा देखता रह गया। उसकी नजरों में सांवरी के लिए एक अजीब सी इज्जत, गर्व और खुशी छलक रही थी। पहली बिक्री के पैसे उसने तुरंत सांवरी के हाथों में रख दिए। इसके बाद तो दोनों जैसे एक टीम बन गए। हंसते बोलते शाम तक सारी दरियां बिक गईं। सांवरी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने हंसते हुए कहा कि आज का दिन तो वाकई बहुत अच्छा था। भंवर ने उसकी इस खुशी में और मिठास घोलने के लिए उसे बर्फ की रंग बिरंगी चुस्की दिलाई। सांवरी बच्चों की तरह चुस्की खा रही थी और भंवर दुनिया भूलकर बस उसे ही देखे जा रहा था। मेला खत्म हो चला था और शाम ढल रही थी, लेकिन सांवरी की जिंदगी में मानो पहली बार कोई सवेरा हो रहा था। ऊंट गाड़ी अपनी धीमी और मस्तानी चाल से गांव की ओर बढ़ रही थी, लेकिन भंवर और सांवरी के भीतर जैसे खुशियों की एक तेज लहर दौड़ रही थी। हवा में एक नई शुरुआत की सौंधी महक थी। पूरे रास्ते दोनों मेले की उन छोटी छोटी बातों को याद करके मुस्कुराते रहे। उनकी वो दबी हुई हंसी, वो मीठी बातें और एक दूसरे के लिए पनपता अपनापन उस ऊंट गाड़ी के सफर को एक खूबसूरत याद में बदल रहा था। घर की चौखट पर कदम रखते ही उनका सामना भैरव से हुआ। वह आंगन में खटिया पर पसरा मूंगफली चबा रहा था। उन्हें देखते ही उसने अपना चिर परिचित ताना मारा कि मुझे तो लगा था तुम दोनों अब मेले में ही डेरा डाल लोगे। भंवर ने इस तंज को अपनी मुस्कुराहट से काट दिया और कहा कि आज सारी दरियां बिक गईं, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। पूरे 3000 की कमाई हुई है। यह कहते हुए भंवर ने रुपयों की गड्डी ताऊ के हाथों में रख दी। पैसे देखते ही भैरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी हैरानी पल भर में लालच भरी खुशी में बदल गई। उसने खुश होकर भंवर की तरफ 50 का नोट उछाला, लेकिन सांवरी की तरफ मुड़ते ही उसकी आवाज का रंग फिर से कड़क और सख्त हो गया। सांवरी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपनी खुशियां समेटे रसोई की ओर बढ़ गई। रात का खाना और बर्तन निपटाने के बाद जब सांवरी अपनी कोठरी में लौटी तो उसने देखा कि भंवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सांवरी जैसे ही अपनी दरी उठाकर लेटने जाने लगी, भंवर ने हौले से उसका हाथ थाम लिया। भंवर ने अपनी मुट्ठी खोली और सांवरी की हथेली पर एक छोटा सा बेहद खूबसूरत झुमकों का जोड़ा रख दिया। उन झुमकों को देखकर सांवरी की आंखें खुशी से भीग गईं। इतने सालों की जिंदगी में किसी ने उसे इतने अपनेपन से कोई तोहफा नहीं दिया था। भंवर ने आंखों ही आंखों में कहा कि पहन ले। सांवरी की पलकें शर्म से झुक गईं। उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि तू ही पहना देना। वह कोठरी जो कभी ज्यादती और खौफ की गवाह बनी थी, आज प्यार की महक से भर उठी। भंवर ने पहली बार सांवरी को इतनी इज्जत और कोमलता से छुआ। सांवरी के लिए भी यह पहला मौका था जब किसी मर्द की आंखों में उसके लिए हवस नहीं बल्कि बेपनाह इज्जत और अपनापन था। वह जानती थी और भंवर भी जानता था कि सांवरी एक किन्नर है, लेकिन उस रात उनके बीच का फासला जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर मिट गया। वे एक दूसरे के उतने ही करीब आए जितनी उनके दिलों ने इजाजत दी। उनका वह प्यार समाज के बनाए हर नियम और हर बंदिश से कहीं ऊपर था। उधर रात के सन्नाटे में गांव की चौपाल पर मर्दों की महफिल सजी थी। भैरव अपने संगियों के साथ बैठा हंसी ठिठोली कर रहा था। जैसा कि अक्सर होता है, चर्चा औरतों की औकात पर ही हो रही थी। एक आदमी ने बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए कहा कि औरत तो बस पैर की जूती है, उसका असली गहना तो उसकी चुप्पी है। दूसरे ने फूहड़ ठहाका लगाया और कहा कि औरत को अगर जरा सी भी ढील दो